नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो इंडिया। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे आज एक अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट को आज वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम हरी झंडी दिखाएंगे। बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। नॉर्थ ईस्ट को आज वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। दोपहर 12 बजे पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। आपने देखा होगा राजस्थान में उसके पहले जिस तरह से साउथ के कई जोन में पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है वंदे भारत ट्रेन को, और हाल के दिनों में इसकी डिमांड भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। निदा, बिल्कुल, तो असम को आज पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने वाली है। नव निर्मित डेमो MEMU ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। गुवाहाटी को न्यू जलपाईगुड़ी से ये वंदे भारत जो है वो जोड़ेगी। दिल्ली के लिए ये छठी वंदे भारत ट्रेन होगी। रेलवे के इलेक्ट्रीफाइड रूट का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। 182 किलोमीटर के इलेक्ट्रीफाइड रूट का लोकार्पण पीएम करेंगे। लेकिन पूर्वोत्तर को वंदे भारत एक्सप्रेस की ये सौगात क्यों मिली है, ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि वहां पर बहुत दिनों से इसकी मांग की जा रही थी और अब असम के लोगों को अब इससे बहुत ज्यादा सहूलियत भी मिलने वाली है। तो असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज मिलने वाली है। तेज गति के साथ आराम से यात्रा करने की सुविधा है इसमें। तो पूर्वोत्तर को वंदे भारत एक्सप्रेस की आज सौगात मिलने जा रही है। गति तेज होगी लेकिन सुविधा बहुत आराम से आप इसमें सफर कर सकते हैं। गुवाहाटी को न्यू जलपाईगुड़ी से ये ट्रेन जोड़ेगी। 5 घंटे 30 मिनट में यात्रा को पूरा करेगी ये ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन से नॉर्थ ईस्ट में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अहम जानकारी है कि पूर्वोत्तर में नए इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन रूट का निर्माण जो है वो किया गया है। इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन से प्रदूषण मुक्त परिवहन में मदद मिलेगी। दिल्ली के लिए ये छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। तो दोपहर 12 बजे पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। तो चलिए एक और बड़ी खबर, आज से 3 दिन के दिवसीय मणिपुर के दौरे पर अमित शाह। हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर के दौरे पर गृह मंत्री। जातीय संघर्ष का समाधान तलाशने मणिपुर जाएंगे देश के गृह मंत्री। तो 3 मई को मणिपुर में हुई थी जातीय वहां पर हिंसा, लेकिन अभी भी हालात वहां पर खराब है। कल के दिन वहां पर जब हालात बिगड़े तो अब 31 मई तक वहां पर इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। मणिपुर में हालात ये पिछले लगभग 1 महीने से ऐसे ही हैं, लेकिन कोई भी वहां का इस समय हाल जानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहां पर लोग जाने में कतरा भी रहे। लेकिन देश के गृह मंत्री जब वहां पर पहुंचेंगे तो क्या हालात सामान्य होंगे? निदा, बिल्कुल, तो शांति सुनिश्चित करने के लिए मणिपुर के दौरे पर अमित शाह जा रहे हैं। विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है अमित शाह का। पिछले 6 वर्षों के दौरान मणिपुर में शांति थी, ये कहना अमित शाह का। और फिर उन्होंने कहा कि फिर ऐसी स्थिति की वापसी सुनिश्चित हमें वापस करनी होगी। तो अहम खबर, बड़ी खबर आज आपको बता दें कि 3 मई को जिस तरीके से मणिपुर में जातीय हिंसा हुई थी, उसके बाद से काफी दिन तक मणिपुर जो था वो सुलगा था। उसकी हिंसा की आग जगह जगह जा रही थी। लेकिन इस बीच आज आपको बता दें कि जातीय संघर्ष का समाधान तलाशने की कवायद में गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हैं। बता दें आपको कि मैतेई और कुर्की समुदाय के बीच संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में 75 लोगों की मौत हो गई थी। जातीय संघर्ष में 45,000 लोग जो थे वो प्रभावित हुए थे। घरों और धार्मिक स्थलों को व्यापक नुकसान हुआ था। सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सेना वहां पर तैनात की गई है। 10,000 सेना और अर्धसैनिक बलों को वहां पर तैनात करना पड़ा था। तो आज अमित शाह वहां पर 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। जातीय संघर्ष जो वहां पर हुआ था, जिसकी वजह से पूरा मणिपुर जल उठा था, सुलग उठा था, आखिर उस संघर्ष का समाधान क्या है, इसी तलाशने की कवायद में आज गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर जा रहे हैं। तो 3 मई को मणिपुर में जातीय हिंसा हुई थी। तो मणिपुर में व्यापक नुकसान का मतलब भी आप समझ पाए होंगे, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो समझ पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा नुकसान है, और ऐसे में काफी ज्यादा लोग वहां पर परेशान हैं। सामान्य हालात बहाल करने के लिए सेना की वहां पर तैनाती है। पैरामिलिट्री के जवान, रैपिड एक्शन की टीमें और तो और पुलिस के जवान भी वहां पर मौजूद हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर आपको बता दें कि 2000 रुपये नोट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। नोट वापस लेने के खिलाफ दरअसल याचिका जो थी वो दायर की गई थी और उसी याचिका पर आज अहम सुनवाई होने जा रही है। तो 2000 रुपये नोट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। वहीं मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें, जिन्होंने इसकी सुनवाई की और उन्हीं की पेट में आगे भी सुनवाई होनी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान आरबीआई ने हाईकोर्ट को बताया था कि 2000 रुपए के नोट को वापस लेना नोटबंदी नहीं है।
तो आरबीआई ने ये बात कही थी, साथ ही साथ बैंक नोट को वापस लिया जाना मुद्रा प्रबंधन है, ये भी कहा गया था आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने हाईकोर्ट से सुनवाई टालने का भी अनुरोध किया था। नोट वापसी से संबंध पीआईएल पर फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा गया था, लेकिन आज इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। तो नोट वापसी से संबद्ध पीआईएल अगर हम बात करें तो वहां पर दायर की गई, लेकिन आज इस मामले पर अहम सुनवाई है। चलिए एक और बड़ी खबर, सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई। आज के दिन दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। अहम खबर, बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। पिछले काफी लंबे वक्त से मनीष सिसोदिया जो है वो जेल के अंदर बंद है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज उनकी जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई होगी। देखना होगा कि आज मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या फिर नहीं मिलती है, क्योंकि 26 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद से मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। तो दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। आर्थिक अपराध मामले में ईडी ने भी गिरफ्तार किया है। ऐसे में कई ऐसे मामले जहां पर उन्हें आरोपी बताया गया, लेकिन कथित शराब घोटाले की अगर बात करें जिसमें कई आम आदमी पार्टी के नेता रडार पर अभी भी हैं, लेकिन सिसोदिया को क्या आज के दिन राहत मिलेगी क्या? दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया है। तो दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 9 मार्च को जेल में पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था और 25 अप्रैल को सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी मनीष सिसोदिया के खिलाफ। सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और दोनों ही मामलों में निचली अदालत से सिसोदिया को फिलहाल जमानत नहीं मिली थी। लेकिन अब जिस तरीके से 26 फरवरी से जेल में बंद है मनीष सिसोदिया, ऐसे में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। अब देखना होगा कि मनीष सिसोदिया को जेल मिलेगी या फिर बेल मिलेगी। तो सीबीआई के केस में 2 जून तक न्यायिक हिरासत में है सिसोदिया और ईडी के केस में 1 जून तक न्यायिक हिरासत में सिसोदिया इस समय है। लेकिन आज के दिन अहम दिन है सिसोदिया के लिए। और इधर मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आज। बता दें कि बीजेपी अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। देश के जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, ऐसे राज्यों में सीएम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से की जाएगी। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी अलग अलग शहरों में वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो सीएम और केंद्रीय मंत्री यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, ऐसे राज्यों में प्रदेश के अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केंद्रीय मंत्री भी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आएंगे। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जो है वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो दरअसल 9 साल पूरे हो गए हैं मोदी सरकार को। ऐसे में जो जिम्मा है सौंपा गया है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बाकायदा इन 9 सालों में सरकार की क्या उपलब्धियां रही है वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको ये जिम्मा सौंपा गया है कि आप अपने अपने राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और जनता से जुड़ने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने जमकर अपनी उपलब्धियां भी गिनाई है। आज उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 9 सालों में बीजेपी ने क्या किया है, मोदी सरकार में बीजेपी ने कितने बेहतर काम किए, वो सरकार को बता देंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीएम अशोक गहलोत का आज के दिन दिल्ली दौरा है। गहलोत आज आलाकमान से मुलाकात करेंगे, विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर बातचीत करेंगे और साल के आखिर में विधानसभा चुनाव भी होने राजस्थान में। और ऐसे में ये मुलाकात, ये दिल्ली का दौरा काफी अहम बताया जा रहा है। निदा, बिल्कुल, क्योंकि कहा यह जा रहा है दौरा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि पायलट के मुद्दे पर बात करने के लिए दिल्ली तलब किया गया है अशोक गहलोत को। कांग्रेस सरकार के भीतर घमासान पिछले काफी लंबे समय से मचा हुआ है, खासतौर पर राजस्थान की सियासत को लेकर। गहलोत और पायलट जो है वो आमने सामने है। अब सवाल यह है कि क्या मुलाकात होगी, तो क्या आज सुलझ जाएगा गहलोत और पायलट का ये झगड़ा? दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ दरअसल राजनीतिक युद्ध जो है वो छेड़ा हुआ है। तो अब आज अगर मुलाकात होगी तो क्या ये आखिरी मुलाकात रहेगी दोनों में सुलह कराने की, क्योंकि आलाकमान पिछले काफी लंबे वक्त से इस कोशिश में है कि दोनों के झगड़े को सुलझाया जाए। तो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक युद्ध समय छेड़ा हुआ। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो वहां पर इस समय कांग्रेस भी थोड़ी टेंशन में है, परेशान है, क्योंकि अगर सचिन पायलट और गहलोत के बीच जो इस समय तलवार खिंची है, अगर उसकी भरपाई कांग्रेस नहीं कर पाई तो ऐसे में बीजेपी मौके की तलाश में है और आने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक में सिद्धरामैया कैबिनेट का विस्तार। बता दें आपको कि कर्नाटक में विभागों का बंटवारा हो चुका है। सीएम ने फाइनेंस विभाग जो है वो अपने पास रखा है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, कर्नाटक में सिद्धरामैया कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और इस विस्तार के बाद जो विभाग आए हैं हिस्से में, तो कई विभाग ऐसे हैं जिनका जो
बंटवारा है वो हो चुका है और सबसे बड़ी बात है कि सीएम ने फाइनेंस विभाग जो है अपने पास रखा है। डीके शिव कुमार को सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। जी परमेश्वर को गृह मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। बेंगलुरु में राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने 24 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई है और इनमें 9 लोग ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बने हैं सागर, जबकि एक महिला विधायक भी इसमें शामिल है। तो कर्नाटक कैबिनेट में अब जो संख्या है वो 34 की हो गई है, 34 मंत्री हो गए हैं। कैबिनेट विस्तार के साथ साथ विभागों का भी बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने वित्त, कैबिनेट अफेयर्स और पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन और जो विभाग किसी अन्य को नहीं दिए गए उनका प्रभार अपने पास रखा है। वहीं डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को इरिगेशन, बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट का जिम्मा दिया गया। गृह मंत्रालय डॉक्टर जी परमेश्वरा को सौंपा गया। श्री रामलिंगा रेड्डी को ट्रांसपोर्ट विभाग दिया गया। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और चितपुर से विधायक प्रियांक खड़गे को ग्रामीण विकास और पंचायती राज का जिम्मा सौंपा गया है। तो चलिए एक और बड़ी खबर, इसरो आज करेगा नौवहन उपग्रह का प्रक्षेपण। NVS-01 नौवहन उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा इसरो। श्रीहरिकोटा से GSLV के जरिए ये प्रक्षेपण होगा। बिल्कुल, NVS-01 GTO में ये तैनात होगा और 2232 किलोग्राम वजनी NVS-01 और सुबह 10:42 पर रॉकेट लॉन्च होगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये छोड़ा जाएगा रॉकेट। अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से ये रॉकेट छोड़ा जाएगा। GPS की तरह भारत की स्वदेशी नौवहन प्रणाली है। तो NVS बता दें आपको पहली बार रूबिडियम परमाणु घड़ी का इस्तेमाल होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि एक बार फिर तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं एर्दोगन और लगातार 11वीं बार राष्ट्रपति पद पर उनकी ताजपोशी हुई है। चुनाव जीतकर फिर से तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं एर्दोगन, एक बार फिर तुर्की के राष्ट्रपति बन गए हैं। लंबे समय से दरअसल सत्ता पर काबिज हैं रेसेप तैयप एर्दोगन और विपक्षी नेता कमाल क्लिचदारोग्लू ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। तो 14 मई को हुए पहले चरण के मतदान में मिले 50% वोट किसी भी उम्मीदवार को। 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले थे। 28 मई को वे रन फॉर दौर में एर्दोगन ने इस समय बाजी मार ली। एर्दोगन को कुल 97% वोट में से 52.1% वोट मिले। फरवरी में आए भूकंप के बाद एर्दोगन के लिए दरअसल मुश्किलें जो थी वो बढ़ गई थी और इस बार चुनाव जीतने के लिए एर्दोगन को काफी मेहनत जो है वो करनी पड़ी है। बता दें कि चुनाव में एर्दोगन ने कई तरह के वादे किए थे। भूकंप से प्रभावित इलाकों में घर बनाने का उन्होंने वादा किया था और साथ ही साथ जो प्रभावित इलाके हैं उनमें 6,50,000 घर बनाने का उन्होंने दावा किया था। महंगाई दर को घटाकर 20% तक लाने का वादा भी किया गया था। तो तुर्की में देखिए फिलहाल महंगाई दर जो है 44% है। 2024 तक महंगाई दर को 10% करने का वादा है। सीरियाई शरणार्थियों को वापस उनके घर भेजने का भी वादा किया गया है। यही नहीं, सीरिया के राष्ट्रपति से समझौता करने का भी एर्दोगन ने वादा किया। आपको याद होगा तुर्की में जब भूकंप आया था तो वहां पर लाखों लोगों की जानें चली गई थी। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने पलायन कर दिया, कई लोग ऐसे जो दूसरे देशों में जाकर रहने लगे। उनके लिए कहा जा रहा है कि ये वरदान साबित हो सकता है। इसीलिए एर्दोगन को लोगों ने चुना है। उन्हें उम्मीद है कि वहां पर महंगाई और जो भूकंप के कारण हालात बिगड़े वो अब सामान्य हो पाएंगे। तो बेशक 11वीं बार उनकी ताजपोशी होने जा रही है, लेकिन इस बार चुनौती जो है वो बहुत ज्यादा है। देखना होगा कि जो अभी हालात है तुर्की के, तो क्या राष्ट्रपति पद पर काबिज होने के बाद जिस तरीके से एर्दोगन फिर से राष्ट्रपति बने हैं, जो अभी मौजूदा हालात से तुर्की गुजर रहा है, क्या वहां के लोगों को राहत मिलेगी या नहीं, क्योंकि चुनौती बहुत ज्यादा है। तो चलिए एक और बड़ी खबर, यूपी के बदायूं में पुलिस ने छापा मारा है, जहां पर पुलिस के हाथ अंतर्राज्यीय जहर खुरानी गिरोह का सदस्य हाथ लगा है। आरोपी ने राजस्थान के जोधपुर के सर्राफा व्यवसायी को नशा देकर सोना लूट लाया था और इस पूरी घटना को दिल्ली और यूपी के जहर खुरानी गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर अंजाम दिया था, जिसके बाद राजस्थान पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही थी और आखिरकार आरोपी को पुलिस ने यूपी के बदायूं से धर दबोचा।
तो बड़ी खबर, अहम खबर, पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। इधर सासाराम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया और इस कार्यक्रम में बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम शिरकत करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे मरीजों को काफी सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी हर चीजों का श्रेय खुद लेना चाहते हैं, ये वो कहते हुए नजर आए। एक ही साथ फिर सदन में पहुंचे और यहाँ मंच में भी हम लोग उपस्थित हैं। बाबा को हम धन्यवाद। तो चलिए एक बड़ी खबर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी इस समय एक्टिव हो चुकी है। यूपी की सभी 80 सीटों पर इस समय सर्वे किया जा रहा है। प्रत्याशी चयन के लिए तीन स्तरीय सर्वे शुरू किया गया। बीजेपी में टिकट के लिए इस समय ट्रिपल टेस्टिंग भी जारी है। केंद्रीय संगठन और केंद्र की सरकार के स्तर पर इस पर परख होगी। प्रदेश मुख्यालय स्तर पर पहले चरण का सर्वे शुरू भी हो चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही चुनाव की आगे की रणनीति जो है वो तय होगी। तो सर्वे जो भी जिस भी कैंडिडेट को अगर लाना है या कौन से जिले में कौन से उसमें कौन कितना एक्टिव है, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, तो उसी लिहाज से अब आगे का रिपोर्ट कार्ड जो है वो तैयार होगा। तो फिलहाल पूरी उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं और उन्हीं 80 सीटों पर प्रत्याशी चयन के लिए 3 स्तरीय सर्वे जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो अब लेकिन इस बार बीजेपी में टिकट के लिए ट्रिपल टेस्ट जो है वो पास करना होगा जो भी कैंडिडेट है उन्हें, क्योंकि सर्वे बाकायदा किया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही अब चुनाव की आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी कि आखिर लोकसभा चुनाव में किसको टिकट दिया जाए, किस पर भरोसा जताया जाए। तो बिल्कुल ये ट्रिपल टेस्टिंग होगी कैसे, सवाल ये है कैसे पास करेंगे नेता जो प्रत्याशी हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीजेपी का टेस्ट जो है वो इतना आसान नहीं है पास करना, और टिकट के लिए तो होड़ मची रहती है। इधर कर्नाटक के कोप्पल में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और लॉरी में जोरदार टक्कर हुई है। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। सीएम सिद्धरामैया ने मुआवजे की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे, कहा यह भी जा रहा है। कर्नाटक के कोप्पल में एक दर्दनाक सड़क हादसा, कार और लॉरी में जोरदार टक्कर हो गई है। और ये हादसा इतना भीषण था, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस हादसे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो सीएम सिद्धरामैया ने फिलहाल मुआवजे की घोषणा की है। तो मृतकों के जो परिजन हैं उनको 2-2 लाख रुपए जो है वो सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो कर्नाटक का कोप्पल इलाका जहां पर भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई और ये हादसा इतना भीषण था कि जो कार और लॉरी में जैसे ही टक्कर हुई, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 6 लोगों की जान चली गई। देखिए तस्वीर आप देखिए, सामने से आ रही ट्रक और कार में जोरदार ये भिड़ंत, और भिड़ंत इतनी खतरनाक कि जो पूरी कार है वो ट्रक में ही जा घुसे। इसके बाद जितने लोग उसमें सवार थे उनकी मौत हो गई और फिर उसके बाद मुआवजे का ऐलान भी किया गया। वही यूपी विधान परिषद के उपचुनाव के लिए मतदान आज के दिन है। विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मुकाबला बेहद दिलचस्प है क्योंकि समाजवादी पार्टी के आने से ये मुकाबला दिलचस्प हो गया है। विधान परिषद के इस चुनाव में विधायक जो है वो दरअसल वोट देते हैं और इस चुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, यूपी विधान परिषद उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। तो आज के दिन 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन सपा के आने से मुकाबला बेहद दिलचस्प है। शाम तक देखिए वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद आएंगे नतीजे, तय होगा कि आखिर किसने मारी है बाजी। बिल्कुल, तो फिलहाल हेलो इंडिया में अभी के लिए इतना ही। आप मुझे और सागर को दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।